इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन ये पेरिफेरी पर नहीं है, सेंटर में है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ को लेकर। क्योंकि हम सब का फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर अभी आसियान से कनेक्टेड है। हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, हम कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में केंद्र है नॉर्थ ईस्ट, पेरिफेरी नहीं है। खैर, कुछ नापाक मंसूबे कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करें, वहां पर हार्मनी को बिगाड़ें। जो भारत सरकार वहां पर काम कर रही है उस पर दे वांट टू पुट सम हर्डल्स। रिसेंटली आर्मी चीफ जनरल मुनीर चाइना में थे। इस 4 दिन की बैठक में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्हें डायरेक्शन दी गई है चाइनीज सरकार द्वारा कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है नॉर्थ ईस्ट में। स्पेसिफिकली कुछ प्रेशर पॉइंट्स जो बताए गए हैं वो अरुणाचल भी उसमें इंक्लूडेड है। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जा रही है कि नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करो। अरे उस रीजन में तो चाइना है ना। शायद ये सवाल आप में आएंगे, अभी हम उस पर जाएंगे। खैर, पिछले 2 महीने से जो आईएसआई की बांग्लादेश में बेंच है उसमें काफी ज्यादा हलचलें देखी जा रही हैं, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो रही है। कहा जा रहा है कि चाइनीज मिलिट्री ऑफिशियल्स द्वारा उनको डायरेक्शन दी गई है कि यू हैव टू क्रिएट डिस्टर्बेंस इन दिस एरिया, फॉर दैट ऑब्वियसली जो फंडिंग है वो चाइना की तरफ से होगी। हमें इस नॉर्थ ईस्ट रीजन के ये जो अनस्टेबिलिटी करने की सोच रहे हैं और इसमें पाकिस्तान का कैसे अभी लिंक है और पास्ट का क्या लिंक है, जरा इसको हिस्ट्री से उठाकर इस पूरे इशू को हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जरा स्टार्ट करते हैं मिस्टर कर्जन से। नाम तो सुना होगा, वायसराय थे। इनके अनुसार नॉर्थ ईस्ट को ये 3 फ्रंटियर के रूप में देखते थे, यानी कि 3 लेयर समझ लीजिए। जो पहली लेयर है उसको ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर मानते थे। ये जो अब मैं बातचीत करने वाला हूं, यहां पर आपको रूट्स मिलेंगी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट बन कैसे जाती हैं। तभी तो बाहर वाले फायदा उठाते हैं जब घर के अंदर कुछ गड़बड़ियां होती हैं, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर, सेकंड वाला प्रोटेक्टिव फ्रंटियर। प्रोटेक्टिव का मतलब है कि इसके बियॉन्ड इस वाले रीजन में वो बीच बीच में अपनी जो पार्टीज थी, पार्टीज इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट देयर मिलिट्री, उसको भेजते थे सबक सिखाने के लिए ट्राइबल्स को। और तीसरा ये उसको स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर मानते थे, उस पर डायरेक्ट या फिर मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते थे, बीच बीच में केवल एक्सपीडिशंस जाती थी सो दैट कोई नया ट्रेड रूट अगर वहां से एक्सप्लोर करना हो तो यानी कि यहां पर दुश्मन की गतिविधि ना हो, इसके लिए इसका इस्तेमाल होता था। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर की बात कर रहा हूं तो यहां पर प्राइमरीली आज का असम रीजन आता है। असम रीजन क्यों? आप सबको पता है कि मेजर कमर्शियल सेंटर बन गया था ड्यू टू दिस टी, ऑयल, कोल, राइट। आप सबको पता होगा कि भारत की पहली ऑयल हब हम इसी रीजन में देखते हैं, डिगबोई, आप सब जानते होंगे। तो द पॉइंट इज कि इस रीजन को एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्न करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब ऐसे में वो अपने जो टेक्निक्स थे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के, लैंड अलॉटमेंट के, वो लेकर आए। तो इसकी वजह से बड़ी मात्रा में जो ट्राइबल्स थे उनको इस एरिया से हटा दिया गया। और हटाया किस वजह से? प्रॉफिट के लिए। अब जाहिर सी बात है वहां पर क्लैशेस होने लाजमी थे। खैर, यहां तक ये इन्होंने किया, लेकिन इसके बाद जब वो यहां से गए तो उससे पहले भी हरकतें देख लीजिए क्या थी कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका कहना था कि जब यहां पर प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि आपको पता होगा आजादी से जस्ट पहले भी एक अंतरिम सरकार बनी थी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी, तो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स का कहना था कि आपने जो भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग के ट्राइबल रीजन्स हैं इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यू कैन से इंस्टीट्यूशन से अछूता क्यों रखा हुआ है, यू शुड इन्वॉल्व देम एज वेल। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली साइड रखा। साथ में जो यहां पर प्रोपेगेंडा था, मतलब वो ब्रिटिशर्स कहते थे कि दिस इज प्रोपेगेंडा, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उससे उन्हें कनेक्ट नहीं होने दिया। सो ब्रिटिशर्स ने एक दीवार बनाकर रखी जिससे कि वो भारतीयता की जो भावना है और जो अब एक देश आजाद हो रहा था तो सब एक साथ मिलकर इस पे खड़े हों, तो दे वर एक्चुअली क्रिएटिंग दिस डिस्टर्बेंसेस। अब इस बीच आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद बंटवारा हुआ। वहीं पर आज़ादी के समय पाकिस्तान बना और इंडिया बना। पाकिस्तान जहां पर आज हम बांग्लादेश देखते हैं वहां पर ईस्ट पाकिस्तान है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो मेजर इश्यूज हैं उसको हम एथनो पॉलिटिकल इशू के रूप में जानते हैं। एथनो पॉलिटिकल का मतलब है कि डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स हैं और डिफरेंट एथनिक ट्राइब्स को जो जब अब बॉर्डर बनाए गए तो बॉर्डर जो है कोइंसाइड नहीं करते उनकी एथनिसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर नागाज की बात की जाए तो नागाज आर नॉट जस्ट इन नागालैंड, दे आर बियॉन्ड नागालैंड एज वेल। तो
और कुछ जो नागा ट्राइब्स हैं वो असम के कुछ पार्ट्स में देखे गए। तो पॉइंट इज कि यहां पर मांग उठी कि जब एक तरह की एथनिसिटी है, एक तरह के ट्राइब हैं, तो उनको एक तरह की सरकार या उनको वहां पर सेल्फ गवर्निंग राइट्स मिलने चाहिए। तो इट मींस कोइंसाइड नहीं हो रहा था। तो ये भी एक बड़ा रीजन बना। उसके बाद के जो पॉलिटिकल अपीवल्स हमने देखे, उनको लगा कि अगर हमने अपने आप को, अपनी पावर को यहां पर नहीं बढ़ाया तो अदर आर गोइंग टू अंडरमाइन आवर राइट्स। खैर, अब यहां जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जरा इसमें जो लाइन लिखी है जरा इसको देखिएगा। ये कह रहे हैं कि जैसे कश्मीर की समस्या है ना, उसी के इक्विवेलेंट ये कह रहे हैं आसाम की समस्या है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहे हो। इनका कहना था कि एक्चुअली आसाम भी ईस्टर्न पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का ही भाग बनना चाहिए था। यह गलती है जिसको सही करना है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक्चुअली this was a deliberate strategy of Zulfikar Ali Bhutto and the other you can say leaders of Pakistan कि वो infiltration, illegal infiltration बढ़ाना चाहते थे in the Assam region, जिससे कि वहां पर डेमोग्राफी चेंज हो और आगे जाकर वो यहां पर फिर फर्दर अपने क्लेम यहां पर बढ़ा सकें। तो ऐसा उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। तो देखिए, कह रहे हैं कि आसाम को पार्ट बनाना है। इनका कहना था कि स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन रखनी है नॉन हिंदू पॉपुलेशन के साथ इस एरिया में, जब तक कि हम आसाम को अपना भाग ना बना ले। खैर, अब देखिए, नागा नेशनल काउंसिल बनती है 1956 में, और ऐसे में पाकिस्तान सबसे पहले वो देश बनता है जो इनको रिकॉग्नाइज करता है, मोरल सपोर्ट देता है। और ऐसे मिस्टर फीजो ये पहुंचते हैं ढाका यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कहता है टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपको वेपन ट्रेनिंग और साथ में इंटरनेशनलाइज करेंगे आपका इशू। तो फीजो ने कहा कि ठीक है, आप यूएन में हमारे मुद्दे को उठाइए। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को असक्षम मान रहा था उस दौरान कि अकेला इस मुद्दे को उठाए कैसे, क्योंकि इंडिया वाज आल्सो गेनिंग क्रेडिबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ऐसे में फीजो को यह बात समझ में आ गई कि पाकिस्तान केवल भारत के लिए समस्या खड़ी करने के लिए नागा इशू का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को कोई सिंपैथी नहीं है इस कॉज से। तो ऐसे में फीजो ने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखना स्टार्ट किया कि देखो, हथियार और ट्रेनिंग तो चाहिए, लेकिन देश अलग बनाना है नागाज के लिए, तो ऐसे में इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने कहा हमसे ना हो पाएगा, ये आपका काम ब्रिटिश करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही तो आज़ादी देकर गए थे, आप वहाँ जाइए। तो खैर, इनके लिए फर्जी पासपोर्ट, इनका सारा वहाँ पर जाने का इंतज़ाम सब कुछ पाकिस्तान ने किया, और ये पहुँच गए लंदन। लंदन जाते हुए ये अपने जो सपोर्टर्स थे उनको कह के गए कि आप ईस्टर्न पाकिस्तान आ जाओ, वहाँ पर हथियार और वहाँ पर ट्रेनिंग चलाए रखो। तो कहने का मतलब है कि इनिशियली मतलब जो नागा इशू है इसमें पाकिस्तान सबसे पहला और सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। इसके अलावा मीजोज एक अलग से मीजो नेशनल फ्रंट बन गया। इन्होंने ये यहां से इमर्ज हुआ लुसाई हिल से। इनका कहना था कि अलग से वी नीड अलग नेशन, राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मतलब कोई भी स्टेट की मांग नहीं कर रहा, अभी तो राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि अलग देश ही चाहिए। यहां पर भी पाकिस्तान का सपोर्ट उनको मिला, ईस्टर्न पाकिस्तान में आ गए। तो अब आप इस चीज को ऐसे कनेक्ट कीजिए कि बार बार यहां के जो सेपरेटिस्ट यू कैन से ग्रुप्स हैं वो कहां पर आ रहे हैं, इस पार्ट में आ रहे हैं, ईस्टर्न पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ईस्टर्न पाकिस्तान का आजाद होना, बांग्लादेश बनना कितना ज्यादा जरूरी था भारत की स्थिरता के लिए, राइट। खैर, जैसे ही भारत ने मतलब ये ऑपरेशन किया जिसमें लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हमने वॉर में सपोर्ट किया, और इसके बाद बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश 1971 में बना। तो ऐसे में नागाज को, मीजो जो नागा जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, मीजो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उल्फा, तो इनको बड़ा धक्का पहुंचा। इन्होंने कहा अब हमारा सपोर्ट कैसे बना रहेगा। ऐसे में ये लाल डेंगा जो लीडर थे एमएनएफ के, पाकिस्तान ने इन्हें आश्वासन दिया कि टेंशन मत लीजिए, आप कराची आ जाइए, यू शुड कम टू वेस्टर्न पाकिस्तान, यानी कि जो अब पाकिस्तान रह गया था, क्योंकि हमने ईस्टर्न पाकिस्तान की जिम्मेदारी से तो आज़ाद कर दिया था पाकिस्तान को। खैर, तो अब वो वेस्ट पाकिस्तान पहुंचते हैं और इनसे कहा जाता है कि आप बर्मा के साथ कांटेक्ट बनाइए। उस टाइम पर बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर थी, तो बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो आपका एमएनएफ है इसके बीच में संबंध मजबूत हुए। और फिर जो बर्मीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उन्होंने इनको एक तरीका बताया, कहा कि ऐसा करो, अब आप चाइना का सपोर्ट ले लो। तो यहां पर इन्होंने काचिन से, ये जो काचिन वाला एरिया आप देख रहे हैं, काचिन से ये यूनान प्रोविंस में पहुंच गए। तो यानी कि चाइना अब क्लियरली सपोर्ट कर रहा था। ये कहा जाता है कि इस दौरान चाइना जो है एक्चुअली अभी तक चाइना चाहता था कि यहां पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो फ्रॉम द बैक, बट अब ये क्लियर सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहां पर एमएनएफ यूनान में बैठ गई है।
यानी कि चाइनीज प्रोविंस में जाकर बैठ गई है। तो नाउ चाइना वाज क्लियरली सपोर्टिंग। इसके बाद चाइना का जैसे क्लियर सपोर्ट मिलता है तो पाकिस्तान एक प्लान बनाता है कि क्यों ना हम इन सब ट्राइबल सेपरेटिस्ट ग्रुप की एक ज्वाइंट कमांड बना दें। तो एक ज्वाइंट कमांड का आइडिया फ्लोट करता है कि ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी रहेगी। एक्चुअली ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट इन्होंने कश्मीर में करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको हथियाने में इन्होंने फ्रंट पे ट्राइबल्स को रखा था, ट्राइबल को संगठित किया था पाकिस्तान की आर्मी ने, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था तो उस तरफ उस पॉइंट पर इन्होंने इसको एंट्री करा दी थी, जम्मू एंड कश्मीर जो उस टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो यहां पर भी करते हैं। खैर वहां तो पूरा सक्सेस मिल नहीं पाया क्योंकि इंडियन फोर्सेस वहां पर पहुंच गई थी और उनको पुश बैक कर दिया था। यहां पर एक बुक है दिस हेन एंड क्रिस्लिंग की, फेथ यूनिटी डिसिप्लिन द आईएसआई ऑफ पाकिस्तान। तो इस बुक में वो कहते हैं कि 1980s के बाद यानी कि 71 पर तो एक धक्का लगा और उसके बाद ये सेपरेटिस्ट ग्रुप को ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन 1980 से आईएसआई ने अपनी जो गतिविधियां हैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इनका कहना है कि इसके बाद बांग्लादेश ऑल्सो बिकेम अ बैशन ऑफ आईएसआई, और इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो कश्मीर का मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया के जो एफर्ट्स हैं उसको डाइवर्ट कर देंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में अनस्टेबिलिटी को स्पिन किया जाए। तो यानी कि दे वर यूजिंग टू एक्चुअली यू कैन से डाइवर्सिफाई और यू कैन से डिसिपेट सम ऑफ आवर एनर्जी। इसके अलावा आईएसआई ने यहां पर जिहाद के मुद्दे का भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया। इस बुक के अनुसार दीज मैनी, मतलब ये देखिए कितनी सारी ये आतंकवादी संस्थाएं हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट करी आईएसआई ने, इनको फंड किया। जैसे कि आप उल्फा तो आपको पता ही होगा असम में, देखिए मुल्फा, मुल्टा, एंड देन ILA, यूनाइटेड मुस्लिम लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, यूनाइटेड रिफॉर्मेशन प्रोटेस्ट ऑफ आसाम, पीपल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। तो इस तरीके से कितने सारे इन्होंने जिहाद का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। इसके बाद जैसे ही कंबोडिया में उस समय क्या चल रहा था, वहां पर जो खमेर रूल था यानी कि जो कम्युनिस्ट रूल था वो कोलैप्स हुआ। अब जैसे ही कम्युनिस्ट जो रॉग था, मतलब खमेर रॉग का रूल कोलैप्स हुआ, तो इसके कितने सारे जो फाइटर्स हैं उनके हथियार फ्री हो गए। तो अब ये था कि इनके हथियारों का अब क्या किया जाए। तो इंटरनेशनल मार्केट में अब खरीदार पाकिस्तान को लगा हम बन जाते हैं। तो पाकिस्तान ने, कहा जाता है कि वहां से हथियार लिए और फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि 1991 में अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 240 NSCN मेंबर्स को ये हथियार सप्लाई किए गए। साथ में ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं कॉक्स बाजार, इस कॉक्स बाजार का इस्तेमाल किया गया, बोट यहां पर आई और कॉक्स बाजार का इस्तेमाल करके इस बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि यहां पर उनने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचते हुए लोकल अपने एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए फिर इन हथियारों को इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करा दिया इंडिया की तरफ। नाउ नागा फाइटर्स, 1990s में एक प्रोमिनेंट नागा फाइटर जो कि कैप्चर किए गए थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट में $1.7 मिलियन पाकिस्तानी ISI ने दिए थे। हालांकि उसके बाद से अब ये सेल्फ फाइनेंसिंग पे चलने लगे थे। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है हत्या, लूट, डकैती, मर्डर, मतलब बेसिकली किडनैपिंग, ड्रग। अब यहां पर यूनाइटेड नेशन की एक फेमस रिपोर्ट है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। इसका कहना है कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये आप सबको पता होगा, ये गोल्डन ट्रायंगल है, ड्रग का हब है, और इसमें इस रीजन का इस्तेमाल सेपरेटिस्ट फोर्सेस करती हैं अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। तो अगर भारत सरकार को इसको डिफीट करना है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी जो पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में अगर और ज्यादा मजबूत करना है, वी हैव टू ब्रेक द नेक ऑफ दिस ड्रग सिंडिकेट विच वर्क्स इन दिस एरिया। तो इस गोल्डन ट्रायंगल में आप सबको दिख रहा होगा ये रीजन्स आते हैं, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। लेकिन अगर इनको इंटरनेशनल मार्केट में अपने ड्रग्स को सप्लाई करना है तो ये इस एरिया का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव टू ब्रेक दिस। अब क्वेश्चन उठता है कि इंडिया की आगे की पॉलिसी होगी क्या। ठीक है भाई, पाकिस्तान को डायरेक्शन मिली है चाइना से कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट करो, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। देखिए, इंडिया को सिक्योरिटी के लिए तो हम स्टेप अप हैं ही, साथ में अगर आपने सुना होगा कि इंडिया पर आरोप लग रहे थे जब म्यांमार में कू हुआ तो कहा गया कि इंडिया इज यूजिंग स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी का मतलब होता है कि इंडिया क्लियरली जो म्यांमार आर्मी है उसके खिलाफ नहीं बोल रहा, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम शांति की तरफ हैं, हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वायलेंस ना हो। बट हमारे जो डिप्लोमेट हैं दे वर प्रेजेंट इन सम ऑफ द सेरेमनीज ऑफ म्यांमार आर्मी। व्हाई? Because Myanmar army is very important for India to actually remove the separatist, you can say, bases from Myanmar forest.
तो म्यांमार का जो फॉरेस्ट है उसमें ये जो अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, ये अपना जो बेसिस बना लेते हैं, इनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती है इंडियन आर्मी और वहां पर स्ट्राइक करती है। तो ऐसे में म्यांमार आर्मी का सपोर्ट हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। इस वजह से इंडिया यहां पर बैलेंस का इस्तेमाल करता है। इंडिया कमिट करता है कि यस डेमोक्रेसी वहां पर आनी चाहिए, बट वी एक्चुअली मेंटेन अ बैलेंस। नहीं तो जो म्यांमार आर्मी है वो चाइना की तरफ हो जाएगी, कम्युनिस्ट रेजिम की तरफ हो जाएगी, जो कि कम्युनिस्ट जो सीसीपी है चाइना की वो चाहती ही है। With respect to Bangladesh, we have good relations with the current regime of Bangladesh and strictly हम बार बार ये बात कहते रहते हैं कि आपके यहाँ से ISI, आपके यहाँ से जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनका मतलब दे शुड नॉट यूज योर लैंड फॉर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसे में बांग्लादेश और इंडिया भी इस पे ज्वाइंट ऑपरेशन करते रहते हैं। अब एक और जगह पड़ती है, वो है नेपाल। अब नेपाल का जो बॉर्डर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक्सेस दे देता है ISI को उस एरिया से। तो रिसेंट पास्ट में भारत ने 13 ISI के कोवर्ट यू कैन से या सपोर्टेड यू कैन से स्पाइस को वहां से पकड़ा था, जिन पर आरोप लगे थे कि दे वर गेटिंग फंडिंग एंड दे वर एक्चुअली मिंगलिंग विद द क्राउड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये केवल चाइना ही इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसमें पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान की ISI की जो प्रेजेंस है वो नेपाल में है। तो यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, यहां पर अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करना, ये नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना पाकिस्तान मिलकर इस नेक्सस से गड़बड़ी करना चाहते हैं, उसको यू कैन से न्यूट्रलाइज करने का एक सफल तरीका होगा। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रूल है कि अल्टीमेटली जो भी आपसे इनसिक्योर है, आपकी ग्रोथ से इनसिक्योर है, वो कोशिश करेगा ही आपको गिराने की। सो फॉर व्हेन यू डिसाइड दिस सिक्योरिटी मैट्रिक्स, यू हैव टू थिंक व्हाट कैन बी द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। जो गलत से गलत हो सकता है ना, उसके बारे में आप पहले से ही सोच के चलो, और उसके हिसाब से ही यू हैव टू हैव अ प्लान। सो इंडियन अथॉरिटीज do have a plan. That's our belief, because we have gained considerable success in past when it comes to you can say dissipating these issues in northeast. So ये PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू, कोड आपका त्यागी लाइव है, शशांक त्यागी फॉर यू। आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ पर वी कैन इंटरेक्ट। आगे कौन से इश्यूज पर आप एनालिसिस चाहते हैं, यू कैन शेयर इन कमेंट्स, एंड वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आपके कमेंट्स मैटर करते हैं।